अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अभी करते हैं लेक्चर नंबर 3, 4 और 5। तीन वीडियो में डिफरेंट वीडियो में इसको डिवाइड कर लूँगा। एक में जो सारा थ्योरिकल है और जितनी भी उन्होंने एग्जांपल्स या सैंपल दिए हुए हैं वो हम एक अलग से वीडियो में प्रैक्टिकल सारा कर लेंगे, और फ्लो चार्टिंग वगैरह जो है ना वो लास्ट पे उसकी अलग से वीडियो बना दूँगा। ठीक है, ये ज़्यादा है नहीं समझाने वाले, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है इसमें, लेकिन उसका थ्योरिकली भी जो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ करते जाएंगे। शार्ट नोट्स भी हैं इसमें। लेक्चर नंबर 4 का तो ज़्यादा नहीं है, उसमें तो सिर्फ ये टिप्स वगैरह दी हैं, या बाकी सारा वो प्रैक्टिकल है। और कुछ 5 का है जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह, लॉजिक ऑपरेटर्स वगैरह है। तो ये सारा हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उसने शुरू पे ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया हुआ है। प्रोग्राम इसको अगर हम रन करते हैं, ठीक है, तो ये एक पूरा वर्किंग प्रोग्राम है। किस जगह पे गलती है? ओके, उसको डिफाइन नहीं किया हुआ था, डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा एक प्रोग्राम है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो ये इंक्लूड, ठीक है, ये क्या है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप थोड़ा आगे जाएंगे ना आपको फिर इसकी थोड़ी थोड़ी समझ ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। अभी अगर इस पर करेंगे तो ये एक किस्म का, ये मेरा नहीं ख्याल अभी ये इतनी क्लियर होगा आपको। अच्छा, बस इतना याद रखें कि ये इंक्लूड हर एक आपके उसमें आते ही आता है। अच्छा, उसके बाद है आईओ स्ट्रीम। ये बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं। आईओ स्ट्रीम जो है ये इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम है। इनपुट आउटपुट दैट मीन कि आपका जो कीबोर्ड वगैरह से जो भी इनपुट जा रहा होता है ना वो भी इसी लाइब्रेरी के थ्रू जा रहा होता है, और जो आउटपुट आ रहा है जो डिस्प्ले वगैरह में वो भी इसी लाइब्रेरी से जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करें आपके अभी जो जैसे टच स्क्रीन्स हैं, टच वाले मोनीटर्स होते हैं, तो उसका अगर आपने टच जो है वो यूज़ करना है तो उसके लिए वो अलग से लाइब्रेरीज होती हैं। तो इस तरह ये इनका काम होता है कि ये जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या दूसरी कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, तो उससे अगर आपने वर्किंग करनी तो उसकी लाइब्रेरीज वगैरह आपके सॉफ्टवेयर में वो पहले से लोड कर लेता है। ठीक है। अच्छा, ये मेन जो लिखा हुआ है ना, ये जो मेन लिखा हुआ है ये बेसिकली फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ से ये फंक्शन शुरू हो गया है, लेकिन ये मेन जो है ना ये स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। तो मेन जो होता है ना ये ऑटोमेटिकली सबसे पहले रन करता है। बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उनको कॉल करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हमने इस फंक्शन को शो करना है या ऑपरेट करना है या रन करना है। लेकिन जो मेन होता है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाता है। देखना ये जैसे यहाँ पे ये एक मेन फंक्शन है, तो जब मैंने इसको रन किया तो ये ऑटोमेटिकली कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो मेन जो होता है वो सबसे पहले रन होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैश, ये नाम है ज़्यादा एक्चुअली, ये जो सिंबल है इसको हैश कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, ये उसका सिंबल है। ठीक है, ये ब्रेसेस हैं। ठीक है, ये इसका सबसे वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी ब्रेसेस या पैरेंथेसिस कुछ भी लगाओ तो इनको पहले ही क्लोज कर लिया करो। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखना है तो मैं एक में ब्रैकेट लगाई, ब्रेसेस लगाई, कोड लिखता गया वटेवर, इन दी एंड मैंने क्लोज कर दिया। वो कहते नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं सही। आप इस तरह से करो कि जब भी शुरू करो तो दोनों ब्रैकेट लगा लो, उसके बाद टाइप करना शुरू करो। इससे बहुत सारी आपकी जो है
गलतियां जो हैं वो नहीं होंगी इस तरह से। अच्छा, सी आउट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। सी इन भी एक, अगर आपने यूज़र से डाटा लेना तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सी एन का कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ। फ़र्ज़ करें कि यही डाटा अगर आपने यूज़र से लेना है तो फंक्शन को सिर्फ, ये मैं वेरिएबल पे अभी हम बाद में आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी ये डाटा यूज़र से ले रहा है। अभी बाद में इस पे मज़ीद डिटेल में आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो साइन है या ये जो साइन है ये इंडिकेट करता है डाटा फ्लो। जैसे ये देखें ना, ये साइन है तो ये बेसिकली एक्स को कह रहा है कि सी आउट डिस्प्ले कर दे। इसी तरह से डबल कोट्स हैं, ये यूजुअली यूज़ होते हैं उसमें स्ट्रिंग में, वो भी हम अभी उस पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेमीकोलन। ये यूजुअली लास्ट पे जब भी आपने कोई स्टेटमेंट ख़त्म करनी है सी की तो ये यूज़ होता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने हर लाइन के लास्ट पे यूज़ किया हुआ है। जैसे अभी हम डिटेल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नज़र आती जाएगी। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपके डाटे को या वेरिएबल में जो डाटा है उसको अपडेट कर देता है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको कहते हैं डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है, हमने एक वेरिएबल बना दिया एक्स और उसकी टाइप रख दी है, डाटा टाइप रख दी स्ट्रिंग, तो ये पूरा जो है ना इसको डेक्लेरेशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। अभी हम करते हैं वेरिएबल का। अच्छा, ये तो वैसे वो थोड़ी वो थी कि सिंबल्स वगैरह उनके नाम कहाँ पे यूज़ होता है। अब रियल जो है ना वो शुरू है। वेरिएबल सबसे बेसिक चीज़ जो है ना प्रोग्रामिंग में वो वेरिएबल है। इसी तरह से C++ में भी वेरिएबल ही है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आप ये समझ लें कि एक छोटा सा बॉक्स होता है, मेमोरी बॉक्स, उसमें आप डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हो, उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसा कि मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल में बना देता हूँ इंटीजर नंबर्स, ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, ओके, और इक्वल टू 45। अब मैंने ये एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम टेस्ट है और उसमें मैंने ये डाटा स्टोर कर दिया। अब मैं ये 45 की बजाय इसकी जगह पे मैं टेस्ट लिख के तो अपना जो मकसद है वो पूरा कर सकता हूँ। मसलन ये वाला वैल्यू जो है मैं इसको ले सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे अब सिर्फ टेस्ट लिखना पड़ेगा, मुझे 45 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल में 45 पहले से स्टोर हो चुका हुआ है। ये जो भी यहाँ पे बॉक्स है उसमें 45 सेव हो चुका हुआ है। अगर मैं रन करता हूँ तो ये 45 देगा, हालांकि मैंने कॉल जो है या मैंने डिस्प्ले प्रिंट जो है मैंने टेस्ट को करवाया, 45 को नहीं करवाया। अगर मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो ये 50 हो गया, ठीक है। तो ये इसी को वेरिएबल कहते हैं कि एक मेमोरी स्लॉट होती है, छोटी सी बॉक्स होता है जिसमें आप डाटे को थोड़ी देर के लिए सेव कर लेते हैं, सही है। अच्छा, अब इसकी डिफरेंट, जब एक जो वेरिएबल होता है उसमें जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा ये तो सारा उसका होगा वेरिएबल। वो कह रहे हैं कि वेरिएबल में आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इवन कि उसको अंडरस्कोर से भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं नाम, लेकिन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसे नाम हैं जो अंडरस्कोर से शुरू होते हैं और वो C++ की लाइब्रेरीज़ हैं।
तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आप इसको अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं नाम, या किसी भी करैक्टर वगैरह से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक नाम होता है, वेरिएबल का नाम, उसकी टाइप, साइज़ और वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल का ये नाम हो गया, ये टाइप हो गई, जब आप टाइप करते हैं तो साइज़ भी उसी में आ जाता है, और ये उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल में होती हैं। एक वेरिएबल में नाम, टाइप, साइज़ और वैल्यू। ये उसका नाम, टाइप, साइज़ भी इसी में, क्योंकि इंटीजर जो होता है ना ये 4 बिट यूज़ करते हैं, विंडोज़ पे ये 32 बिट होता है आई थिंक, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो साइज़ भी इसी में आ गया, और ये इसकी वैल्यू। जब आप इसका टाइप चेंज करेंगे, इसका साइज़ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। साइज़ क्या होता है कि जो मेमोरी में, आपकी मेमोरी में उतनी जगह जो है ना ये सेव कर लेता है अपने लिए। जैसे जब आप ये इंटीजर लिखते हैं तो ये 4 बिट मेमोरी जो है ना वो रिज़र्व कर लेता है इस वेरिएबल के लिए। ठीक है, अच्छा, डाटा टाइप्स हैं उसके बाद, वो मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी डिटेल में समझाता हूँ। ये वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल में नाम, टाइप, साइज़, वैल्यू। डाटा टाइप्स हैं, डाटा टाइप बेसिकली ये वेरिएबल से ही निकलता है, क्योंकि उन्होंने अलग से लिखा हुआ है उसमें, हैंडआउट्स में तो मैंने यहाँ पे तो अलग कर दिया है, लेकिन आप उसमें कनेक्ट कर दिए, क्योंकि डाटा टाइप्स भी वेरिएबल से ही उसकी कंटिन्यूटी है। सही है, तो उसमें ये टोटल वेरिएबल्स हैं जो C++ में है। इसमें से कुछ हैं शायद जो हमारे इसमें लेसन में नहीं है, शायद 1-2 होंगे, बूलियन या वॉइड वगैरह, लेकिन हम सबको पढ़ लेते हैं, मिलते जुलते हैं सारे। इंटीजर मैंने अभी आपको समझा दिया। अच्छा, होल नंबर्स के लिए ये 3 यूज़ होते हैं। होल नंबर्स के लिए इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। अगर आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे the integer type has a space of 4 bytes, 32 byte for Windows operating system in memory। ठीक है, जो short है, if we have to store a small integer like 5, 10 और 20 like age वगैरह या कुछ भी, तो ये उसके लिए यूज़ होता है short। long जो है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, लंबे ज़्यादा बड़े हमारे वो इंटीजर वैल्यू है, तो उसके लिए हम लॉन्ग को यूज़ करते हैं। तरीका वही है, सिंपल। यहाँ पे अगर लॉन्ग कर देंगे, लेकिन इसमें हम ज़्यादा मेमोरी होती है, तो ज़्यादा डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर शॉर्ट हो तो ये डाटा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्ट में छोटा, जैसे कोई एज वगैरह हो गई, या बिल्कुल वो कुछ छोटे नंबर हो गए, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है रियल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स, जिनमें 0.5, 2.6 जो पॉइंट के बाद के नंबर आते हैं, तो उसके लिए फ्लोट और डबल, ये 2 यूज़ होते हैं। ठीक है, फ्लोट, रियल नंबर्स के लिए फ्लोट और डबल। फ्लोट बेसिकली नॉर्मल डाटा है, जिस तरह से एक द फ्लोट डाटा टाइप यूजेस 4 बाइट टू स्टोर अ रियल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो, नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हो, बड़े हों, लार्ज नंबर हो, तो उसके लिए फिर डबल यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंटीजर, इंट 45.9, और मैं इसको रन कर देता हूँ, तो ये सिर्फ 45 करेगा, क्योंकि ये फ्लोटिंग नंबर जो है ना, ये पॉइंट के आगे वाला उसको इग्नोर कर देता है, इंटीजर जो है। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, और अब अगर मैं रन करता हूँ, तो ये 45.9 आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जैसे अगर मेरे पास नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है, सपोज, तो ये एरर दे देगा। ये बेसिकली आपको मेमोरी स्लॉट का नंबर जो है ना वो दे रहा है। और अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ,
मेरे ख्याल नंबर अभी भी बड़ा है। हाँ, ये इतने ज़्यादा वो नंबर सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये डिस्प्ले कर देगा। सही है। अच्छा, आगे हमारी टाइप क्या है, 4 करैक्टर। अच्छा, ये जो होता है ना CHR 4, ये जैसे कोई छोटा नंबर होता है ना, ABC ग्रेड्स वगैरह जैसे शो करते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई पूरा नाम लिख देता हूँ, ये सेमीकोलन, सॉरी, ये लगाने के बाद जो है ना, जिसका नाम माइंड से निकल गया, डबल कोट्स, ये डबल कोट में जो है ये लिखा जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी आपकी स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना वो काम नहीं करेगी, लेकिन ये एरर दे रहा है। सॉरी, इसमें डबल कोट्स नहीं आती। Why is that? Declare the scope. Where I am wrong. स्पेलिंग तो नहीं गलत मेरा। shortest is equal to, हाँ सॉरी, ओके, ठीक है, ये D आ गया। लेकिन अगर मैं इसको लंबा टेक्स्ट दूंगा तो वो इग्नोर करके सिर्फ लास्ट वाला डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो होता है, ये बेसिकली होता है आपके छोटा टेक्स्ट, जैसे सिंगल वर्ड सेव करने के लिए। ये मेमोरी बहुत थोड़ी जो है यूज़ करता है। अच्छा, इसके बाद कुछ इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, शायद इन फ्यूचर जो हमारे हैं उसमें आएंगे। जैसे स्ट्रिंग है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें मैं, अच्छा पहले तो इसने सिर्फ एक दिखाया था ना, लास्ट वाला डबल, लेकिन अभी ये पूरे का पूरा जो हमारा टेक्स्ट है वो पूरे का पूरा शो कर देगा। तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। जो 4 है उसमें सिर्फ एक वर्ड या एक डिजिट, और इसमें आप पूरे का पूरा इवन के पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें आप पूरे का पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसमें करैक्टर में नहीं है। इसके बाद है हमारे पास बुलियन वैल्यू और वॉइड होता है नल के लिए। उसमें अगर आप वॉइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू नल ही आएगी। बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स, येस और नो। अगर मैं इसको इसकी वैल्यू बोल कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, तो अब टेस्ट की वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आएगी। 1 इज़ ट्रू एंड 0 इज़ फॉल्स, ठीक है। ये भी कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है 0 और 1 की सूरत में। जैसे किसी जगह पे आप कोई डाटा स्टोर करवा रहे हो और किसी से एग्रीमेंट, आर यू एग्री विद टर्म्स वगैरह, तो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। बहुत जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये सारे डाटा टाइप्स हैं। आई होप कि आपको डाटा टाइप्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, सही है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, ठीक है, ये इन्हीं को कहते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन और मॉडुलस भी कहते हैं इसको। अच्छा, बाकी सारी तो अलजेब्रा में है, ये सिर्फ जो है ना इसमें C++ में है। इसका मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से ये क्या करता है। अच्छा, एडिशन वगैरह ये सब्ट्रैक्शन सिंपली है। जैसे पहले मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, एक इंटीजर में क्या आएगा, नंबर्स आते हैं, ठीक है। एक का नाम A रख लेते हैं, उसको 26 कर देता हूँ, और एक इंटीजर B बना लेता हूँ, वेरिएबल B, उसकी वैल्यू 45 कर देते हैं। और एक हम इंटीजर बना लेते हैं C, ठीक है। यहाँ पे हम C को डिस्प्ले करवाएंगे। ये ज़रूरी होता है स्क्रीन के ऊपर C आउट, ठीक है, आउट स्ट्रीम। ये आपके जो भी यहाँ पे वेरिएबल या डाटा या टेक्स्ट, नाम, कुछ भी स्ट्रिंग, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो उसको आउटपुट वही देगा, यही देगा C आउट जो। अच्छा, 2 वेरिएबल बना लिए A, उसमें वैल्यू दे दी 26। एक वेरिएबल बना लिया B, उसको वैल्यू दे दी 45। अब अगर मैं यहाँ पे A प्लस B करता हूँ तो ये क्या करेगा कि A और B को, A इज़ 26 नाउ, क्योंकि A की वैल्यू इस टाइम पे 26 है और B की वैल्यू 45 है। तो ये A और B को जमा करके C में सेव कर देगा दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे ये C को डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 26 प्लस 45, ओके, 71। क्लियर। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ दोनों को, तो अब इसकी वैल्यू जो है, मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको, अब इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन है, ये सारे इसी तरह से काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं सबका आपको समझा देता हूँ। इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि इसको मैं माइनस करूँगा तो वो कोई पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है, 20। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई 3500। इसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होके 1 आ गया। 1 क्यों आया, क्योंकि ये इंटीजर है। अच्छा, यहाँ पे एक ये देखें, अगर आप यूजुअली डिवाइड करते हैं ना तो इसको फिर इंटीजर नहीं, इसको फ्लोट रखा करें ताकि पॉइंट के बाद की भी जो वैल्यू है ना वो भी शो हो। अगर इंटीजर होगा तो वो इग्नोर कर देगा, पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू है उसको इग्नोर कर देगा। तो मैं अगर इसको अभी फ्लोट करता हूँ, सबको फ्लोट फ्लोट फ्लोट, अब ये देखें 1.4 आ गया, ठीक है। लास्ट पे है मॉड्यूलस। अच्छा, ये किस तरह से होता है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक पिज़्ज़ा, ठीक है, उसके आपने 5 स्लाइस किए हुए हैं, 2 लोग खाने वाले हैं। तो ये क्या करता है कि ये उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके तो बाद में कितना बचेगा वो बताता है। जैसे आपने पिज़्ज़ा के 5 स्लाइस किए हैं, 2 लोग हैं तो 2 उन्होंने खा लिए, अब 1 बचेगा तो वो 1 जो है उसका आंसर आएगा। आई होप कि थोड़ी सी आपको समझ आई होगी। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। इसको, ये इंटीजर में काम करता है। अच्छा, A जो है ये हो गए पिज़्ज़ा के स्लाइस 5, और जो B है वो खाने वाले हो गए 2 लोग। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा देते हैं। अब क्या करेगा कि 5 स्लाइस हैं, 2 खाने वाले हैं, तो उसको डिवाइड नहीं करना लास्ट पे जो बचना है, मतलब उसको आधा आधा नहीं करना, लेकिन पूरे स्लाइस लेने के बाद क्या बचेगा, 1 स्लाइस बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 8 स्लाइस हैं और 2 खाने वाले हैं, कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 4 खा लेंगे दोनों। अगर 9 है फिर भी 1 बचेगा। अब 4 खा लिए, 1 बच गया।
लेकिन अगर ये 10 हैं और खाने वाले 3 हैं तो फिर कितने बचेंगे? 1 बचेगा, क्योंकि 9 खा लेंगे वो 3 आ जाएंगे सबको और 1 फिर बच जाएगा, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। ओके, आई होप कि मॉड्यूलस का भी थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद ये जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये इनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, इसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं कि प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे हम एक से ज़्यादा भी प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मैं एक और इंटीजर बना लेता हूँ, मैं 2 और इंटीजर बना लेता हूँ, A B C D, और E में हम जो है ना इनको टेस्ट कर लेंगे, E को हम आउट कर देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 4 जो हैं डिफरेंट वेरिएबल बन गए हैं। एक की वैल्यू 10 है, एक की 3 है, एक की 5 है और एक की मैं कर देता हूँ 7 कर देते हैं। अब मैं करता हूँ 1 प्लस बी, A प्लस बी सॉरी, मल्टीपल C डिवाइडेड बाय D, क्या रिजल्ट आएगा? 12 कैसे आया? अच्छा, ये इनका तरीका होता है। सबसे पहले अगर आपने कोई पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है, अगर आपने पैरेंथेसिस डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस है अगर तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को पहले वो करेगा। सबसे पहले उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो 5 मल्टीप्लाई 7, इसका क्या आया, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आया 15। उसको 7 से डिवाइड किया और उसके बाद जो भी उसका रिज़ल्ट आया, सबसे पहले इन दोनों को इसने ऑपरेट किया, जो भी रिज़ल्ट आया उसके बाद फिर इसको और फिर इनको प्लस कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं इनका ऑर्डर चेंज करना तो हम पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इनको जमा करेगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर उसका चेंज हो गया पूरा। तो ये बेसिकली है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। ये अलजबरा से बिल्कुल जो है ना रिवर्स हैं, अलजबरा के उल्ट हैं ये। अलजबरा में प्लस माइनस जो है वो सबसे पहले उसको करते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। टिप्स क्या कह रहा है उसकी, कि यूज़ स्पेसेस इन कोडिंग टू मेक इट ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे स्पेसेस वगैरह यूज़ किए हैं कि ये एक सेट है, ये सारे डिक्लेयर किए हुए हैं, वैल्यूज़ वगैरह सेट किए हैं। यहाँ पे हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो रही है वो सारी यहाँ पे है। तो ये वो कह रहे हैं। अब यूज़ वेरिएबल, कुछ रिजर्व वर्ड भी होते हैं जिनको हम वेरिएबल के नाम यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने सर्च करना है तो रिजर्व वर्ड फॉर C++ सर्च करेंगे, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। मैं वहाँ पे भी अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज अ मेन, ओके, हमेशा एक मेन का फंक्शन जो है सी प्रोग्राम में ज़रूर होता है एग्जीक्यूशन में, ठीक है। राइट वन स्टेटमेंट पर लाइन, ये पूरी हमारी एक स्टेटमेंट है, हमने एक लाइन पे लिखी है और सेमीकोलन लगा के उसको क्लोज किया हुआ है। पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस इन पेयर्स, जो मैंने शुरू में बताया था कि जब भी आप ये पैरेंथेसिस या ब्रेसेस वगैरह यूज़ करो तो इनको ओपन क्लोज उसी टाइम पे कर दो, कोड उसका बाद में एंटर करो। क्योंकि जब कोड बहुत ज़्यादा लाइंस का हो जाएगा तो अगर कोई 1-2 मिस हो गई उसमें तो उसको फिर ढूंढने में या उसको दोबारा से आपको ट्रबल शूट करने में बहुत टाइम लग सकता है। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पे यूज़ डू नॉट फॉरगेट सेमी कोलन्स इन द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ये ठीक है।
सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। सो अच्छा, केस सेंसिटिव मीन कि ये वाला डी और ये वाला डी ये अलग अलग है, या इस तरह से कर लेते हैं, ये ऊपर वाला सी और ये वाला सी, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं और दोनों वैलिड हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको सी को रन करता हूँ तो ये वाली वैल्यू देगा 5, ओके। लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल सी करता हूँ, अब ये 7 वैल्यू देगा। दैट मीन केस सेंसिटिव, कि आपको कहाँ पे कैपिटल यूज़ किया आपने, कहाँ पे स्मॉलर यूज़ किया, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा थर्ड था। अब फोर्थ में जो है ना वो ज़्यादा हमारी जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, मॉड्यूल्स वगैरह तो हमने कर लिया है, हाँ यहाँ से। तो इसमें सारे जो है ना वो एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। तो ये मैं दूसरी वीडियो में ये सारी एग्जांपल्स करके तो उसको अपलोड कर दूँगा, वो ज़रा लंबी वीडियो होगी। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा लेक्चर नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे क्यों चलते हैं कि 4 पे सारे वो एग्जांपल्स हैं तो वो बाद में करके। कंडीशनल स्टेटमेंट किसको कहते हैं? सिंपल इफ़ एल्स जो है उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी इसको ओपन कर लेता हूँ। लेक्चर नंबर 5 कहाँ गया? अच्छा, इसके टिप्स जो है 4 के टिप्स हैं। यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर वेरिएबल। तो कह रहा है वेरिएबल में जो नाम यूज़ करें ना वो उनका कोई मीनिंग हो थोड़ा बहुत। जैसे मैंने ये ABC वगैरह लिखा हुआ है ना, ये कोई मीनिंग नहीं देते, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या। जैसे फ़र्ज़ करो एक अली एज, तो ये मुझे कहीं पे भी होगा मुझे पता चलेगा कि इसमें मैं अली की एज जो है वो मैंने सेव की हुई है, ठीक है। तो वो कह रहा है इंडेंट द कोड। इंडेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोड लिखो उसमें इस तरह से स्पेसेस, जैसे इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B, तो ये मैंने आइडेंट वगैरह इन्हीं को कहते हैं बेसिकली। ये जो मैंने स्पेसेस दी हुई है ना, तो ये आइडेंट है। तो इससे ये थोड़ा सा कोड पढ़ने में या समझने में उसको एट फर्स्ट ग्लांस आसानी हो जाती है। ओके, यूज़ parentheses फॉर क्लैरिटी। ओके, रीयूज़ वेरिएबल फॉर बेटर यूजेज ऑफ मेमोरी। वो क्या कह रहा है कि वेरिएबल को आप दोबारा से रीयूज़ कर लें, क्योंकि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी उसको अलॉट कर देता है। तो अगर आपने ये इंटीजर यहाँ पे उसको सी आउट करके डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने इसको डिस्प्ले कर दिया है तो आप इसको मज़ीद आगे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको इसकी वैल्यू को इसके बाद डिस्प्ले करने के बाद उसको दोबारा से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इससे आपकी मेमोरी पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, मतलब मेमोरी कम यूज़ होगी। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय ज़ीरो। ओके, अच्छा, एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली। जब भी आप कोई काम करने लगो या कोई रिजॉल्व करने लगो तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपको पता हो कि प्रॉब्लम है क्या और आप करने क्या जा रहे हो। तो ये वो कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हमारा लेक्चर नंबर 5, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, ये इफ़ वाली स्टेटमेंट, ये मैं आपको कर देता हूँ जल्दी आपको समझ आ जाए। इंटीजर वगैरह की, ये जो वेरिएबल वगैरह की तो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास वेरिएबल है एक a इज़ इक्वल टू 45 और इसी तरह वेरिएबल है b इज़ इक्वल टू 50। अब मैं कहता हूँ इफ़, यहाँ पे पैरेंथेसिस में मेरी कंडीशन आएगी
और ब्रेसेस, ओपन ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, ये चेक करेगा कि यहाँ पे मैंने जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो वो ये वाली स्टेटमेंट या जहाँ पे जो भी कोड होगा उसको रन कर देगा। अच्छा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, हालांकि ए की वैल्यू 45 है, बी की 50 है, तो ए उससे बड़ा नहीं है, तो ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा, जैसे मैंने सी आउट, मैंने एक कोड दे दिया, सिंपली मैं उसको कहता हूँ डिस्प्ले दिस मैसेज। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं देगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये इसकी कंडीशन जो है ये ट्रू है ही नहीं। ट्रू कब होगी? अगर इसकी वैल्यू 50 से ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको 55 करके रन करता हूँ तो डिस्प्ले दिस मैसेज, ठीक है, ये जब ट्रू हुई है तो इसने ये रन कर दिया। तो ये बेसिकली हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, इफ़ और एल्स, ये भी आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इफ़ एल्स वगैरह को इस अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। इफ़ वो कह रहा है कि ये अगर ट्रू है तो हम एल्स लगा के क्या करते हैं, एल्स लगा के हम कह देते कि ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं है तो उस फिर हमारा ये जो भी कोड है यहाँ पे उसको रन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले दिस मैसेज फॉर एल्स। अब क्या होगा, ये ऊपर वाला ही डिस्प्ले करेगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये ट्रू है, ये a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन अगर मैं इसको b इज़ ग्रेटर देन a कर देता हूँ तो अब ये वाला करेगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो ये रन नहीं करेगा, लेकिन एल्स ये रन कर देगा। ठीक है, कोड, नीचे वाला कोड रन कर दिया। आई होप के इधर तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये इट्स सेल्फ एक्सप्लेनरी, तो आप इनको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कहीं पे समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू। अच्छा, ये जो इक्वल टू है ना, इस इक्वल में और इसमें फ़र्क है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो वैल्यू होती है ना उसको असाइन करता है, लेकिन चेक करने के लिए उसको डबल इक्वल से यूज़ करते हैं, डबल इक्वल। अच्छा, अब मैंने डबल किया ना, इट मीन कि वो कह रहा है इफ़ b इज़ इक्वल टू a, हालांकि b और a इक्वल नहीं है, तो ये इसको बाईपास करके इसको रन कर देगा, इस कोड को, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। ओके, इसने सेकंड वाला किया, लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यू सेम कर देता हूँ, अब अगर मैं रन करूँगा तो ये इसने फर्स्ट वाला कर दिया, क्योंकि उसने चेक किया कि b और a दोनों इक्वल हैं, तो फिर ठीक है, इसको रन करके इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, यहाँ तक भी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि अगर ये अब इक्वल है यहाँ पे तो ये फॉल्स है, नॉट इक्वल टू। ओके, अब ये फॉल्स है, अब ये वाला डिस्प्ले करेगा फॉल्स है, ये नॉट इक्वल टू। अगर इसका फ़र्क आ जाएगा इनका तो अब ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, ये चेक कर रहा है कि ये इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ठीक है, ये इसकी वैल्यू ट्रू है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, इसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। कई जगहों पे आपको एक से ज़्यादा चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। एंड और एंड का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको करके बताता।
B is greater than A, और सीधा कर लेते इसको, A is greater than B and A is equal to B। ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, तो मैं आपको एग्जांपल जो है वो और से दे देता हूँ, ठीक है। हाँ सॉरी, अब वो क्या कर रहा है कि मैंने यहाँ पे दो जो है कंडीशन लगा दी हैं, A इज़ ग्रेटर देन B, ये भी वैसे ट्रू है, या A इज़ इक्वल टू B, ये जो है ये और का है। और का क्या मतलब हुआ, और या जिनको हम यहाँ कहते हैं, या मतलब कि कोई भी एक, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई एक अगर सही है तो वो ट्रू है। एंड का क्या मतलब होता है, और एंड का मतलब होता है ये भी एंड और ये भी, ठीक है। तो उस सूरतों में क्या होता है कि दोनों को ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, तो फिर ये पूरी कंडीशन ट्रू होती है। और में सिर्फ दोनों में से या 3 या 4 वटेवर आप लगा सकते हैं, कोई भी अगर एक ट्रू हो गई तो ये आपकी कंडीशन पूरी ट्रू हो जाएगी। लेकिन एंड में अगर मैं यहाँ पे एंड सिंबल लगा देता हूँ तो फिर इन दोनों को ट्रू होना पड़ेगा अगर हमने ये पूरी कंडीशन जो है उसको ट्रू करना है तो, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल है ना, ये आमतौर पे लोगों को मिलता नहीं है, ये मैंने ढूंढ के रखा हुआ है। ये सिंबल है, ये शिफ्ट प्रेस करके इसको 2 मरतबा प्रेस करना है तो ये और का जो है ये आपको सिंबल दे देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये ट्रूथ टेबल है लॉजिक ऑपरेटर के लिए, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और लास्ट पे कुछ टिप्स हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है इसमें मैंने कट की हुई है वो है फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट की जो है ना वो मैं अलग से एक बना के वीडियो भी और उसके शॉर्ट नोट्स जो है ना इसके आगे ही ऐड करके, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसलिए। ऑलवेज पुट द ब्रेसेस इफ़ एल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी अब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अगर आपने इसको वाकई में सीखना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, सी आउट टाइप द बिगिनिंग एंड ब्रेसेस, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लीजिए अगर किसी जगह पे समझ नहीं आई। ये बेसिकली टिप्स जो है ना वो ज़्यादा मिलती जुलती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आपको इतना उसमें करना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 हमने कवर किए हैं। जो लेक्चर नंबर 4 है वो ज़्यादातर वो प्रैक्टिस है, तो वो हम उसकी बल्कि जो 3, 4, 5 तीनों में जहाँ जहाँ पे सैम्पल हैं या उन्होंने एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसमें सारी अपलोड करके तो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं उसमें ये आते हैं ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ये उनके सिंबल्स भी हैं सारे। और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। ये आपको मिल जाएंगे लिंक पे, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको वो बना के भेजता हूँ उसकी एक्सरसाइजेस। ओके, अल्लाह हाफिज़।